जय जगन्नाथ बच्चों, मोहिब से वेलकम टू साई हाइप। बच्चों, आज से हम इस चैनल में हमारे नीट और जेई को फोकस करके हमारे फिजिक्स की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। देखो, आज हम हमारे 11th की सबसे पहले टॉपिक जो है हमारा यूनिट और मेजरमेंट के यूनिट चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें क्या पता चलेगा। एक तो हमें ये पता चल जाएगा कि नीट, जेई, जो लोग CUET, ज़्यादातर CUET में इसमें तो भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो CUET फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि बच्चों की जेई में आ गया, नीट फिजिक्स में आ गया, या जो भी तुम अभी जो भी एग्ज़ाम किया बोर्ड की, जो लोग 11th में है या समर वेकेशन में और 12th को जाने वाले हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है, पर जो लोग हाई स्टडी फिजिक्स में करने वाले हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्यों बच्चों, तुम जितने बड़े हो जाओ, चाहे जितने बड़े न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना पड़े ना, आखिर में तुम्हें उसका यूनिट लिखना पड़ेगा। अगर इवन बोर्ड में तुम अगर यूनिट नहीं लिखोगे डेरिवेशन के बाद, तुम्हारा इक्वेशन के बाद, तुम्हारा जो इक्वेशन है पूरा गलत हो जाएगा। कभी कभी CUET में भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं, देखा जाता है, जिसमें क्या होता है, बच्चे बच्चे पता है, वो सारे तुम्हें क्वेश्चन दे देंगे और ऑप्शन में सबका न्यूमर, मतलब जो हमारा न्यूमर डिजिट होगा वो सेम होगा, पर सबका यूनिट अलग कर देंगे। तो अगर हमें यूनिट के बारे में नहीं पता होगा कि हम कैसे किसको मेजर करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। और दूसरी बात, चाहे टॉपिक मैग्नेटिक की हो, ऑप्टिक्स की हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, अगर हमें किसी का यूनिट ही नहीं पता तो हमारे कैलकुलेशन गलत होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये रही हमारी पढ़ाई और एग्ज़ाम की बात। जब हम रियल लाइफ की बात में आते हैं ना, तब क्या होता है, किसी चीज़ को किससे मेजर करते हैं, किससे उससे प्रेजेंट किया जाता है, अगर नहीं पता होता, सोचो कि तुम्हें नहीं पता, मान लो तुम्हें नहीं पता दूध को किससे मेजर करते हैं, तुम दुकान जाओगे, बोलोगे दुकानदार भैया को, भैया हमें 2 किलो दूध दे दो। दूध का भी लीटर से मेजर किया जाता है, ना कि किलो से। वैसे ही तुम सब्जी खरीदने जाओगे, बोलोगे भैया 2 लीटर टमाटर दे दो। तो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बच्चे, सिर्फ यूनिट मेजरमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे डे टू डे लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये तो था हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर कितना ज़रूरी है, हमारे डे टू डे लाइफ में चैप्टर क्यों ज़रूरी है, ये था अलग बात। आप सोचो कि ये जो यूनिट है वो कैसे आया और हमें इसे फिजिक्स के सूरत में क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, ये चैप्टर क्यों आया, कैसे आया, तो फिजिक्स से छोड़ के हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। सोचो बच्चे, जब हमारी दुनिया शुरू हुई थी, लोग क्या कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, काम कर रहे थे, उनको कहीं आना जाना नहीं ज़रूरत पड़ता था, कभी किसी को मार के खा रहे थे, जानवर को खा रहे थे, फूल पत्ते जो मिल रहा था उन्हें खा रहे थे। पर धीरे धीरे जैसे इंसान बड़ा होता चला गया, बिजनेस करना सीख गया, उसे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तब आई हमारी किसकी बात, जब लेन देन की बात। तो लेन देन की बात जब शुरू हुई, तो तब क्या होता था, अगर किसी के पास चावल है, उसे गेहूँ चाहिए, तो दोनों के बीच एक डील करते थे, क्या कि तुम मुझे अपना चावल दोगे और मैं तुम्हारा अपना गेहूँ दूंगा। तो ऐसे क्या होता था, दोनों के बीच आमदन की वजह से, तो जिससे इसे उस दोनों के पास चावल और गेहूँ मिल जाते थे, और ऐसे करके हमारा बिजनेस शुरू हुआ। फिर तब क्या होता था, कभी कभी एक बक्से होते थे, एक इस बक्से से 3 बोरी तुम चावल दे देना, तो मैं 1 बोरी गेहूँ दे दूंगा, ऐसे चलता था। फिर आगे चल के जब पानी का या कोई जूस का, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो गया, तो इंसान को लगा कि अब कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम मेजर कर सकें। पर फिजिक्स ऐसे क्यों आया, सोचो कि हर चीज़ जो हमने ये पता लगा लिया कि जब किसी चीज़ को हमें मेजर करने की ज़रूरत आन पड़ी, तो हम यूनिट के बारे में या मेजर करने के बारे में सोचे। तो सोचो, अगर तुम 2 भाई बहन हो, तुम और तुम्हारा भाई, ठीक है, तुम जाके बोलो कि मेरी माँ मुझे 10 किलो प्यार करती है, मेरी बहन को 2 किलो या मेरे भाई को 2 किलो प्यार करते हैं, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। या सोचो कि तुम जाके बोलोगे कि मेरे पास 100 रुपये है और मुझे अपने
पापा और मम्मी को 50-50 रुपये देने। तो हमें क्या पता था कि तुम्हारे पास 100 रुपये थे, तुम 2 हिस्से करोगे, 50-50 रुपये हो गए। पर अगर सोचो तुम जाके बोलोगे मैं इतना प्यार करता अपने मम्मी पापा को और मेरे प्यार को आधा आधा कर दो। सोचो उस टाइम हम अब किसी को बोलो कि आधा आधा करो, तो तुम्हारा प्यार हम आधा मम्मी और आधा पापा को कैसे दें? नहीं दे सकते। और ऐसे भी सोचो कभी कभी हम क्लास के कुछ बच्चे होते हैं, उन पर गुस्सा आता है कि यार ये कितना गंदा बच्चा है या कितना लड़ाकू है, मुझे इस पर इतना गुस्सा आता है। तो तुम कभी आके बता सकते हो क्या मैं उसे 100 जी गुस्सा करती हूँ या करता हूँ, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सारे चीज़ ना, जैसे गुस्सा करना, जेलोसी करना, किसी से नाराज होना, हम उससे फिजिकली मेजर नहीं कर सकते। पर उस जगह अगर हम धान, चावल, पानी, गेहूँ इस सब की बात करें तो हम उससे मेजर कर सकते हैं। तो कुछ हमें इससे ये पता चला, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे प्यार करना, गुस्सा करना, नाराज़ होना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसे हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, जैसे रास्ते हो गए, टाइम हो गया, या किसी चीज़ का वज़न कितना हो गया, इसे हम अच्छे से मेजर कर सकते हैं। तो जो चीज़ों को हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं ना बच्चे, उससे हम फिजिक्स उसी चीज़ों को लेके बात करता है जो फिजिकली हम मेजर कर सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा साइंस है जो नेचर में होने वाली सारी चीज़ों को बात करता है। माना गुस्सा, नाराज होना नेचर की चीज़ें हैं, नेचर में है हमारे नेचर, पर उससे आगे चल के हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वो हमारा थॉट है। तो जो चीज़ों को हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं उससे फिजिक्स हमारा उसी से बात करता है, उसी का यूनिट निकाला है। नहीं तो कभी किसी को सुना है, मम्मा को बोलते हुए सुना है कि मैं उसे 10 पी प्यार करती हूँ? नहीं सुना, क्योंकि वो हमारी भावनाएं हैं और भावनाओं को कभी मेजर नहीं किया जा सकता। पर जो चीज़ें फिजिकली प्रेजेंट है उसे मेजर किया जा सकता है। तो जिन चीज़ों को हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, फिजिक्स उससे बात, उसी रिलेटेड बात करता है और हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? हम उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिक्स उससे रिलेटेड बातें करते हैं। तो चलो बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मतलब व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। Physical quantity, a quantity which can be measured and expressed in terms of numerical value and unit। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, जिसे हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसे फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटी को हम क्यू की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और जो किससे बनता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट से। तो वहाँ पे एन यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो एन क्या होगा? हमारा नंबर मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, एन हो गया हमारा नंबर मैग्नीट्यूड और यू हो गया हमारा यूनिट। और ये रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, मतलब मान लो कि तुम बोलोगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे पानी को हम फिजिकल मेजर कर सकते हैं, तो एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ। तो वहाँ पे तुम बोलोगे 1 लीटर पानी, तो 1 लीटर हमारा, वहाँ पे एक क्या हो गया? एक हो गया हमारा नंबर मैग्नीट्यूड, और लीटर क्या हो गया? लीटर हो गया हमारा यूनिट, और जिसे हम बोलेंगे रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक उसी तरह तुम बोलोगे 2 kg गेहूँ, तो गेहूँ क्या हो गया? वहाँ पे 2 kg क्या हुआ? 2 kg में 2 हो गया हमारा नंबर मैग्नीट्यूड। उसी तरह kg को क्या हो गया? यूनिट, मतलब हम गेहूँ, चावल, वैसे सारी चीज़ों को kg में मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे kg हमारा यूनिट हो गया। तो और हमने एक चीज़ और याद रखो बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर मैग्नीट्यूड और यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। हमेशा एन और यू की मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट होगा। तो सोचो अगर तुम 1 मीटर, मान लो तुमने 1 मीटर के कपड़े खरीद के ले आए, कि 1 मीटर कपड़ा मुझे दे दो करके दुकान से खरीद के ले आए, और हमें पता है यहाँ पे एन क्या है? एन 1 है नंबर मैग्नीट्यूड, और एम हो गया हमारा रेफरेंस यूनिट। तो हमें और ये भी पता है एन यू की मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होगा, तो 1 मीटर एक कांस्टेंट है। और उसी तरह हम अगर बोलेंगे कि 100 सेंटीमीटर, हमें पता है
100 सेंटीमीटर। तो कैसे हुआ, देखो 100 सेंटीमीटर में 100 भी तो एक नंबर, 100 क्या होता है, एक नंबर मैग्नीट्यूड, और सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर एक यूनिट है। तो इसी तरह 100 सेंटीमीटर एक मीटर को रिप्रेजेंट करता है, हम पहले से पता है। तो कैसे बना, ये भी तो एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, और यूनिट एक रेफरेंस होता है, उससे कोई चेंजेस नहीं हो सकता। तो ये दोनों कांस्टेंट को सेम करने के लिए हमारा जो नंबर मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो गया। यहाँ पे 1 था, वो उस इक्वल साइन के बाद 100 बन गया। इसी तरह दो सिंबल को, जैसे दो NU कांस्टेंट को सिमिलर करने के लिए हमारा जो नंबर मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाता है, ताकि दो कांस्टेंट सेम हो सके। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ट्री पे। क्लासिफिकेशन ट्री क्या है, देखो हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम NU से रिप्रेजेंट करते हैं, NU एक कांस्टेंट होता है, और दो कांस्टेंट को सिमिलर करने के लिए हमारा दो नंबर मैग्नीट्यूड आपस में बदल के छोटा बड़ा होके उसे मेंटेन करते हैं। ये सब तो हमने देख लिया। तो आगे चल के हमने देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी जो है दो तरह के हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ना, वो सारे इंडिपेंडेंस है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। और फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ 7 है। उनमें से लेंथ, मास, टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसे 3 मेन फंडामेंटल क्वांटिटी से भी बोल सकते हो। और इसके साथ साथ फंडामेंटल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, हम फंडामेंटल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब तुम फिजिकल क्वांटिटी हमारे दो तरह के हो गए, फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी को और क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। और एक होता है डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, पर फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, और ये सिर्फ 7 होते हैं। उनमें से मास, लेंथ, टाइम ज़्यादा यूज होता है, और इन तीनों को हम बोलते हैं 3 मेन फंडामेंटल क्वांटिटी, और तुम इसे 3 मेन बेस क्वांटिटी भी बोल पाओगे। और ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये लोग बेस पिलर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये सातों क्वांटिटी को यूज़ करके हमारा सारे फिजिक्स के क्वांटिटी डिराइव किया गया है, और सारे चीज़ें डिराइव किए जाते हैं। इसकी ये सारे इंडिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड नहीं करते हैं, और इन सातों को यूज़ करके हम सारे चीज़ें डिराइव करने वाले हैं। इसीलिए इन सातों को हम बेस पिलर ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं। ये था फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद। ठीक उसी तरह आता है हमारा डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी क्या है, डिराइव क्वांटिटी कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज होता है, माने बहुत हमारी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो मिला के, कभी मल्टीप्लाई होके कभी डिवाइड होके हमारा क्या एक बेस क्वांटिटी बनाता है। और बच्चों पता है, हमेशा दो फंडामेंटल क्वांटिटी या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके या मतलब मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके डिराइव क्वांटिटी नहीं देते। कभी कभी एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, कभी एक डिराइव क्वांटिटी होता है, कभी दो डिराइव क्वांटिटी होते हैं, पर सारे डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे ही डिपेंड करते हैं, और सारे फंडामेंटल क्वांटिटी कहीं ना कहीं मिलके हमारे डिराइव क्वांटिटी बनाते हैं। एच की हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी, या जिसे हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, ये मिलके हमारे डिराइव क्वांटिटी बनाते हैं। इसीलिए डिराइव किया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी से, इसीलिए इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इस क्वांटिटी को हम डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी या कॉम्बिनेशन ऑफ डिराइव बेस क्वांटिटी होता है हमारा डिराइव क्वांटिटी। और कैसे बनता है, डिराइव किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। मतलब बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी को आइदर मल्टीप्लाई किया जाएगा या डिवाइड करके हमारा क्या डिराइव क्वांटिटी बनेगा। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, कैसे हमारा वेलोसिटी बनेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं बच्चों, डिस्टेंस को लेंथ से मेजर किया जाता है, और टाइम को टाइम या सेकंड से मेजर किया जाता है। तो हमारा लेंथ और टाइम दो बेस क्वांटिटी हो गए, और दो बेस क्वांटिटी क्या हुआ यहाँ पे डिवाइड होके नई डिराइव क्वांटिटी वेलोसिटी दिया। ठीक उसी तरह फोर्स हमारा एक डिराइव क्वांटिटी हुआ, और कैसे बना हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन से। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है,
पर यहाँ पे एक्सेलरेशन एंड डिराइव क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कहाँ से आया, वेलोसिटी अपॉन टाइम से। यहाँ पे वेलोसिटी कैसे आया हमने देख लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक डिराइव क्वांटिटी और एक बेस क्वांटिटी मिलके हमारा एक नया डिराइव क्वांटिटी फोर्स निकालिए। इसी तरह फिजिक्स की जितनी क्वांटिटीज आएंगे ना, हम आगे जितने सारे क्वांटिटीज पढ़ेंगे, सारे इसी तरह कहीं ना कहीं मिलके ये सातों इंडिपेंडेंस क्वांटिटीज से ही बनेंगे। और एग्जाम्पल हो गया हमारा एरिया, फोर्स, वेलोसिटी, तुम जिसका एग्जाम्पल देना चाहते हो दे सकते हो। जैसे कि हो गया हमारा वर्क, ठीक है। वर्क क्या होता है, वर्क होता है हमारा क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स हमारा क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी हमने देखा, कहाँ से आया, मास इनटू एक्सेलरेशन से। डिस्प्लेसमेंट हमने कहाँ से लाएंगे, डिस्टेंस या डिस्टेंस से लाएंगे, तो ये बन गया वहाँ से। तो एफ हमारा वर्क के भी एक डिराइव क्वांटिटी हो गया, ठीक। उसी तरह हमारा काइनेटिक एनर्जी किससे बनता है, हाफ mv², मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये हमारा वेलोसिटी भी हमारा क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी है जो डिस्टेंस अपन टाइम से निकालते हैं, ठीक। उसी तरह तुम्हारा टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तुम जिसे निकालना चाहो निकाल सकते हो। ये था हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ के बाद अब आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फिर बच्चों ये तो था क्वांटिटीज़, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। देखो, जब दुनिया शुरू हुई थी ना, तब इतना सारा कम्युनिकेशन तो नहीं था, लोगों को नहीं पता था कि इस महाद्वीप या महादेश में क्या चल रहा है, उस कंट्री पे क्या चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता था। तो कुछ कंट्रीज ऐसे थे जहाँ पे मास को केजी में मेजर किया जाता था, कहीं पे ग्राम पे मेजर किया जाता था। पर आगे चल के जब पता चला ना, जिन जिन कंट्रीज पे जिस तरह की मेजरमेंट किया जाता था, उन सबको, जैसे मास को कैसे मेजर कर रहे थे, लेंथ को कैसे मेजर कर रहे थे, टाइम को कैसे मेजर कर रहे थे, उससे वो जो सारा सिस्टम हुआ करता था, उस सिस्टम को एक नाम देती है कि जैसे CGS सिस्टम, ये जिस कंट्री पे मेजर किया जाता था, वहाँ पे लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे, ठीक। उसी तरह FPS मतलब फुट, पाउंड, सेकंड, तो ये जिस कंट्री पे यूज़ किया जाता था, तो लेंथ को फुट पे और तुम्हारा मास को पाउंड पे, टाइम को सेकंड पे, और MKS यूनिट मतलब ये जिस कंट्री पे इस तरह का मेजरमेंट का यूजेस होता था, वहाँ पे लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। और पता है बच्चों, ज़्यादातर MKS यूनिट का यूज़ किया जाता था। पर जब इंटरनेशनली सारे कम्युनिकेशन शुरू हुए, बिजनेस शुरू हुए, तो ऐसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट की ज़रूरत आनी पड़ी जिससे पूरा वर्ल्ड कम्युनिकेट कर सके। तो सारे सिस्टम ऑफ यूनिट बैठ के एक ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट शुरू किया गया जिससे पूरा वर्ल्ड उसे फॉलो कर सके। और वो जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट आया उसे बोलते हैं SI सिस्टम। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ज़्यादातर हमारा MK सिस्टम को फॉलो करता है। तो SI इज़ द एक्सटेंडेड MK सिस्टम, इट इज़ द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। मतलब इंटरनेशनली ये एक्सेप्ट किया गया कि जितने सारे ट्रेड हो गया, बिजनेस हो गया, जितने सारे क्या कैलकुलेशन हो गया, हमारा SI सिस्टम से होगा। ठीक जिस तरह डॉलर्स एक ऐसे करेंसी, डॉलर्स क्या हर जगह हर कंट्री में यूज किया जाता है, पर हम अपने अपने देश में अपना मेजर पैसे का कैलकुलेशन तो होता है। जैसे हम रुपीस में, कहाँ पे टाका में, कहाँ पे किस तरह से मेजर किया जाता है, ठीक उसी तरह डॉलर का जगह हमारे यहाँ पे SI सिस्टम लिया गया है। पर अलग अलग कंट्री अपना मेजर कर सकते हैं, पर यूनिवर्सल मेजरमेंट SI के जरिए होगा। ये हमारा था सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम फिजिक्स में जब भी बात करेंगे ज़्यादातर SI यूनिट के बारे में बात करेंगे। मतलब बच्चों, अगर किसी भी ऐसे मेजर नहीं किया गया कि ये कैलकुलेशन तुम MKS से करो या CGS से करो, तुम आंख मूंद के SI सिस्टम में अपना मेजरमेंट कर लेना। और अब जब भी हम पढ़ेंगे या कुछ बुक्स तुम पढ़ने जाओगे, तो ज़्यादातर तुम्हारे SI से ही शुरू होगा।
और आगे चल के एसआई सिस्टम तुम्हारा कैसे सीजीएस एफबीएस से कन्वर्ट होता है वो सीखेंगे, और उससे भी तुम्हारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा 7 बेसिक पिलर्स क्या हो गया? तो तुम्हारे 7 बेसिक पिलर्स हो गया। एक तो मास हो गया जिसे हम किलोमीटर से मेजर करते हैं और सिंबल हो गया हमारा केजी। सेकेंड तुम्हारा हो गया लेंथ को मेजर करते हैं मीटर से और उसका सिंबल होता है एम। और तुम्हारा थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया टाइम, मेजर करते हैं सेकेंड में और उसका सिंबल हो गया एस। ठीक उसी तरह टेम्परेचर को मेजर करते हैं एसआई यूनिट में केल्विन में और उसका सिंबल होता है के, कैपिटल के बच्चों। ठीक, करंट इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर से और उसका सिंबल होता है ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल और उसके सिंबल क्या होता है MOL, तीनों स्मॉल होते हैं बच्चों। और लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला बोलते हैं और उसे किससे मेजर किया जाता है? सिंबल CD से। ये था हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इसे रट लो। आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी बच्चों, और नेक्स्ट जब लेक्चर